मेथड्स ऑफ रेफ्रिजरेशन में जो सबसे पहले हमारे पास था, जो पुराने दिनों से हम लोग यूज करते आ रहे हैं, वो है आपका आइस रेफ्रिजरेशन। सबसे पहले जो यूज होता हुआ आया है हमारे पास क्या है? आइस रेफ्रिजरेशन। आइस रेफ्रिजरेशन में हम ये कैसे यूज करते थे? इसमें क्या होता था, हमारे पास एक कैबिनेट टाइप की होती थी जिसमें बॉक्स बने हुए होते थे। जैसे ये एक कैबिनेट होगी, इसमें 2 बॉक्स बने हुए हैं। तो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने ऊपर वाले बॉक्स में तो बर्फ भर दिया, ये बर्फ रखा हुआ है, ऊपर वाले बॉक्स में बर्फ भर दिया, और नीचे वाले बॉक्स में क्या किया हमने, यहाँ पर फूड रख दिया। अब इसमें जो नेचुरली जो एयर सर्कुलेट हो रही है, उससे क्या है, इस कैबिनेट का टेम्परेचर मेंटेन हो रहा होता था। तो ये वाला सिस्टम क्या है, आइस रेफ्रिजरेशन सिस्टम पुराने दिनों में यूज करते थे। लेकिन होता क्या था, धीरे धीरे ये जो आइस थी वो मेल्ट हो जाती थी और वो फिर पानी बन के वो बहने लगती थी। इसके बाद हमारा जो सिस्टम आया वो आया ड्राई आइस रेफ्रिजरेशन का। ये वाला सिस्टम जो है, हम ट्रांसपोर्टेशन, जब हमें फूड कहीं भी ट्रांसपोर्ट करना हो तो इसको यूज नहीं कर पाते थे। तो इसी के बाद जो हमारा सिस्टम आया वो आया ड्राई आइस रेफ्रिजरेशन का। तो ड्राई आइस रेफ्रिजरेशन सिस्टम में क्या होता है, इसमें हम यूज करते हैं सॉलिड CO2। तो जो हमारा सिस्टम है उसमें सॉलिड CO2 यूज होती है, और इसका मेनली यूज होता है फूड ट्रांसपोर्टेशन में। तो इसमें क्या है, जो हमारा आइस मेल्टिंग की प्रॉब्लम थी, इसमें वो नहीं होती है। जो सॉलिड CO2 है वो ड्राई आइस की फॉर्म में रहती है, और उसी से हमारा जो कैबिनेट या कोई भी सिस्टम है जो ड्राई आइस रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, उसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सिस्टम जो आया वो आया हमारा 3rd नंबर पे आया यहाँ पर इवेपोरेटिव रेफ्रिजरेशन। जो इवेपोरेटिव रेफ्रिजरेशन का जो एग्जाम्पल है, इंडिया में बहुत पहले से यूज होता हुआ आ रहा है ये सिस्टम। जो हमारी कूलिंग है, जो हम कूलिंग यूज करते हैं टिपिकल तरीके से, टिपिकल तरीका कौन सा था हमारा, मटके में यूज करते थे, मटका यूज करते थे। मटका या घड़ा भी बोलते हैं, मिट्टी का जो होता है आपका, कुम्हार के यहाँ पे मिल जाता है। तो जो मटके या मटके या घड़े में जो पानी हमारा ठंडा होता है, वो इवेपोरेटिव रेफ्रिजरेशन का ही एग्जाम्पल है। इसी को, ये जो इवेपोरेटिव रेफ्रिजरेशन है, इसी को आगे चल के मॉडिफाई करके वेपर कंप्रेशन बनाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो सिस्टम यूज होता है मेथड्स ऑफ रेफ्रिजरेशन में, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेंशन ऑफ एयर करके हम यूज करते हैं। यहाँ पर एक्सपेंशन ऑफ एयर करके, एक्सपेंशन ऑफ एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इसमें क्या करते हैं हम, एक्सपेंशन ऑफ एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, ये हमारे पास रेफ्रिजरेंट है, ये है सपोज हमारे पास ये प्रेशर है 1 बार या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसका टेम्परेचर है 300 केल्विन। हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, हमने इसको क्या किया, कंप्रेस किया। कंप्रेस करके इसका प्रेशर कर दिया हमने यहाँ पर 3 बार, ठीक है, इसका 3 टाइम कर दिया। तो कंप्रेस किया तो इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो गया होगा, इसका टेम्परेचर हो गया यहाँ पर 410 केल्विन। फिर हमने क्या किया, इसको इसी प्रेशर पे, सेम प्रेशर पे हमने इसमें से हीट रिजेक्ट की, सेम प्रेशर पे हीट रिजेक्ट की। तो क्या हुआ, इस वाले पॉइंट पे आए, सेम प्रेशर पे ये हो गया, इसका टेम्परेचर आ गया 300 केल्विन, ठीक है, हीट रिजेक्ट किया हमने। उसके बाद वापस इसको एक्सपेंड कर लिया, वापस इसको एक्सपेंड कर लिया हमने 1 बार के 1 बार प्रेशर पे, और वापस अब इस वाली पोजीशन पे इसका जो टेम्परेचर अचीव हुआ हमें, वो हुआ 219.1 केल्विन। तो देख रहे हैं आप, यहाँ पर 1 बार पे इसका टेम्परेचर था 300 केल्विन, और यहाँ पर 1 बार पे इसका टेम्परेचर आ गया है 219.1 केल्विन। तो ये है आपका एक्सपेंशन ऑफ एयर। एक्सपेंशन ऑफ एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में इस तरीके से हम क्या करते थे, टेम्परेचर को डिक्रीज करते थे। नेक्स्ट इसमें कह सकते हैं एक और है जो थ्रोटलिंग ऑफ गैसेस। थ्रोटलिंग ऑफ गैसेस, थ्रोटलिंग ऑफ गैसेस के थ्रू भी हम क्या करते थे,
टेम्परेचर को डिक्रीज करते थे। इसमें थ्रोटलिंग ऑफ गैसेस में जूल थॉम्सन कोफिशिएंट करके है एक, यह आपने शायद थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा भी होगा, जूल थॉम्सन कोफिशिएंट, म्यू से इसको डिनोट करते हैं। इस फॉर्मूले का यूज होता है इसमें, डेल्टा टी अपॉन डेल्टा पी, और एंथैल्पी होती है यहाँ पर कांस्टेंट। इसके बाद जो हमारे पास आता है नेक्स्ट वो है VCRS, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ये हम पढ़ेंगे डिटेल में, आपके सिलेबस में आगे है। और इसके बाद जो आता है नेक्स्ट हमारे पास VCRS के बाद ये आता है आपका वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, डिटेल में आगे पढ़ेंगे। इसी में एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, वैसे ये आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी आपको मतलब कम्पिटिटिव एग्जाम या उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बता देता हूँ आपको। ये है एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ये क्या होता है? एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर क्या होता है ये जान लीजिए आप। एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास आइस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जब वो आइस मेल्ट होती है तो आइस मेल्ट होके वाटर की फॉर्म में कन्वर्ट होगी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही, ठीक है। आइस जो मेल्ट होगी वाटर की फॉर्म में कन्वर्ट होगी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। आइस के केस में ऐसा होता है, जब वो आइस सॉलिड की फॉर्म में होती है तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है, और जब आइस मेल्ट होके वाटर या लिक्विड की फॉर्म में आ जाती है तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज होता है। और जो वो वॉल्यूम डिक्रीज होता है, वो वॉल्यूम जब तक वो वाटर 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक नहीं पहुंचता, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक डिक्रीज ही होता रहता है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मिनिमम वॉल्यूम होता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो वाटर है हमारा नॉर्मल लिक्विड की तरह रिएक्ट करना शुरू करता है। तो इसमें कह सकते हैं हम, ये हमारी एक तरीके की स्टडी है, एनालोमस बिहेवियर ऑफ वाटर, स्टडी ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे याद रखिएगा, वाटर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है, वाटर का वॉल्यूम मिनिमम होता है, ठीक है। वॉल्यूम मिनिमम है तो यहाँ पर इसकी डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी मैक्सिमम होगी। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसके बाद क्या है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद ये आपका नॉर्मल एक लिक्विड की तरह बिहेव करता है, फिर इसका वॉल्यूम डिक्रीज नहीं होता है, फिर इसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। क्लियर है ये भी, एनालॉगस बिहेवियर ऑफ वाटर क्या होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ है इसके। जो हम ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। इसकी एप्लीकेशन से ही इसके आप इसकी नेसेसिटी को भी समझ सकते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों हुई। मेजर एप्लीकेशंस ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं। सबसे पहले जो कॉमनली एप्लीकेशंस कह सकते हैं आप, आइस मेकिंग में यूज़ करते हैं हम। दूसरी एप्लीकेशन की बात करें तो फूड ट्रांसपोर्टेशन में। तीसरी में एप्लीकेशन की बात करूँ तो आपकी इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग में। इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग कह सकते हैं आप, जो शॉपिंग मॉल्स, थिएटर्स या हॉस्पिटल्स आपके, ये सब कहाँ आ गया आपके इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग का एग्जाम्पल हो गया। ये ऑडिटोरियम हो गया, ये सब क्या है इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग का एग्जाम्पल हो गया। एक हो गया आपका डोमेस्टिक एयर कंडीशनिंग, एसी लिख देता हूँ, डोमेस्टिक एयर कंडीशनिंग, ठीक है। केमिकल इंडस्ट्री में बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्री में हमें क्या है,
लोअर टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। केमिकल इंडस्ट्री के अलावा इसका मेडिकल इंडस्ट्री में कैसे, मेडिकल फील्ड में कह सकते हैं। मेडिकल फील्ड का एक एग्जांपल ले लीजिए आप, रिसेंटली जो आपका अभी कोविड चल रहा है, कोविड-19, उसकी जो वैक्सीन है, जो भी वैक्सीन डेवलप हुई है, उनको काफ़ी लोअर टेम्परेचर पे स्टोर करना होता है, नहीं तो वो क्या है, ख़राब हो जाएगी। इंडिया का तो टेम्परेचर वैसे ही काफ़ी हाई रहता है। तो ये मेडिकल फील्ड या इनको मेडिकल फील्ड, वैक्सीनेशन, सर्जिकल किट, ये सब लो टेम्परेचर पे मेंटेन करनी होती है हमें। और कह सकते हैं हम टू स्टोर वेरियस फूड प्रोडक्ट, घरों में यूज जो होता है, घरों में जो यूज होता है, जैसे हमें बटर रखना है तो वो इसमें रखना होगा, आइसक्रीम रखना है तो रेफ्रिजरेटर में रखना होगा, या मिल्क भी है आपका, मिल्क को रखना है आपको तो आप ऐसे बाहर खुले में नहीं रख सकते, शाम तक ख़राब हो जाएगा, तो रेफ्रिजरेटर में रखना होगा। तो टू स्टोर वेरियस फूड प्रोडक्ट में रेफ्रिजरेशन का यूज होता है। और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनमें हमारा रेफ्रिजरेशन का यूज होता है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में, जैसे कि ऑयल इंडस्ट्री होगी आपकी, ऑयल रिफाइनरी होगी, रबर इंडस्ट्री हो गई, मेटल इंडस्ट्री हो गई, मेटल इंडस्ट्री हो गई, इस टाइप की बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें आपका रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का यूज़ होता है। तो ये मोटा मोटी इसका जो मेजर एप्लीकेशंस है वो इन फील्ड में है। इसके अलावा भी आप डेली लाइफ में देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस सब्जेक्ट की। तो ये आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास करेंगे। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम क्या करना है। नेक्स्ट क्लास मेरे ख्याल से हम नेमिंग एंड डेजिग्नेशन देखेंगे। जो रेफ्रिजरेंट या वर्किंग फ्लूइड जो यूज होता है हमारा, नेमिंग एंड डेजिग्नेशन, उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसका किस रेफ्रिजरेंट की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या होनी चाहिए, कौन कौन सी उसमें क्वालिटीज़ होनी चाहिए और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ उसकी नहीं होनी चाहिए, और उसका एनवायरनमेंट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में कंसीडर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको ये नोट शेयर कर दूंगा। और अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेक्चर को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।